हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद होंगे। तो चलिए स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। और यदि हम बात करें तो आज का हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रोनाउन। PRONOUN। देखिए ये है नाउन और इसमें प्रो शब्द जोड़ दिया तो मतलब ये हो गया सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का और उसका नाम था नाउन यानी संज्ञा। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है यानी सर्वनाम। उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी यदि मैं बात करूं तो प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं बॉय, तो बॉय का अर्थ क्या होता, लड़का होता है। तो इसीलिए बॉय की जगह हम क्या कह देंगे, ही, सी, इट, दे, वे, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। तो आपने बस इतना याद रखना, जो शब्द संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ से क्या एरर बनेगी, किस तरह से बनेगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो प्रोनाउन से संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर में क्या कहा है कि ईच अदर एंड वन अनदर, इनका प्रयोग हम देखते हैं। देखो, ईच अदर, ईच माने प्रत्येक, अदर माने दूसरा, यानी ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। यानी अगर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की बात हम करते हैं तो उनके बीच में ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें वन एनोदर की, तो वन एनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देखो, आपने ये बात याद रखनी है, अगर दो व्यक्ति हैं तो ईच अदर, और दो से अधिक हैं तो वन एनोदर का प्रयोग होता है। जैसे द टू ब्रदर्स, यानी दो भाई, लव ईच अदर, यानी दोनों भाई आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो टू ब्रदर है, दो भाई है, तो यहाँ पर आपका ईच अदर का प्रयोग होगा। अब आपसे गलती कैसे पूछेगा वाक्य, जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ पर वन एनोदर दे देगा तो समझ लो गलत है। दूसरे वाक्य में दिया द फोर ब्रदर, यानी चार भाई, लव एनोदर, तो यहाँ पर सही दिया है। क्या सही दिया है, यानी चार भाई हैं यानी दो से अधिक हैं तो किसका प्रयोग दे दिया, वन एनोदर का। तो ये बात ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 2 में हमसे ये कहा है कि आइदर, नाइदर, बोथ, यानी आइदर, नाइदर, बोथ एवं एनीवन, नन, ऑल, आइदर, नाइदर, बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर का प्रयोग होता है होने पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन, यानी बोथ के स्थान पर ऑल का प्रयोग होता है। देखो जैसे सुन लो भाई, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये वाक्य दिया है आइदर ऑफ द टू रोड्स, यानी दो रास्ते हैं। आइदर, नाइदर इसका अर्थ होता है या तो, नहीं तो टू रोड्स है यानी दो है, दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का। और यदि हम बात करें, ये कह रहे हैं नाइदर ऑफ द टू बुक्स, यानी यहाँ नाइदर और आइदर की यदि हम बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है, ये जो आइदर और नाइदर है का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है ना, दो व्यक्तियों के लिए होता है। और यदि हम बात करें तो आइदर और नाइदर की जगह पर एनीवन और नाइदर के स्थान पर नन और बोथ का प्रयोग आल के लिए होता है, यानी सभी के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है बोथ, बोथ यानी दोनों, राम एंड श्याम विल गो। ठीक है, तो राम एंड श्याम जब दोनों एंड से जुड़े हुए होते हैं तो बोथ का प्रयोग होता है। और एनीवन की यदि हम बात करें कोई नहीं के सेंस में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका एनीवन ऑफ द रोड्स, यानी कोई और रास्ता नहीं है। यानी यहाँ पर जो है किसी भी दो की बात नहीं की है, तीन की बात नहीं की है, तो एनीवन का प्रयोग होगा। और जब किसी तरह की बात कह भी नहीं, दो से अधिक हो, ठीक है, तो वहाँ नन का प्रयोग होता है। और सभी के लिए आल का प्रयोग होता है, यानी ऑल द फाइव स्टूडेंट विल गो। ठीक है, यानी सभी पांचों विद्यार्थी जाएंगे। एक बार रूल दोबारा पढ़ लो, आपकी समझ में आ जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। देखो रूल नंबर 2 दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, और नोट डाउन कर लेना चीज़ों को।
देखिए भैया, इंग्लिश सब पढ़ते हैं, इंग्लिश ये जब हम भारतीय हैं, हमारी भाषा क्या है, भारतीय है, यानी हिंदी है, तो हिंदी में हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। आगे चल रहे हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इसमें हमसे कहा है रूल नंबर 3 में, ईच और एवं एवरीवन। देखो, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के या वस्तुओं के लिए होता है, यानी ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, परंतु एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे देखो, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी देखो टू स्टूडेंट, दो विद्यार्थी हैं, यानी दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। और यदि हम बात करें दो से अधिक के लिए किसका करेंगे, दो से अधिक के लिए एवरी वन का करेंगे। जैसे एवरी वन ऑफ द 40 स्टूडेंट, यानी 40 विद्यार्थी कम, यानी आइए। तो बात समझ में आ गई होगी, दो के लिए ईच का, दो से अधिक के लिए एवरी वन का यूज किया जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि वन या वंस, इसको वंस बोलते हैं, अपस्टोपी को मिला के एस लगा दिया है, या वन सेल्फ, इसका प्रयोग देखो, प्रोनाउन वन के साथ वंस और वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, यानी जो वन है, वन के साथ वंस का या फिर प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्राय त्रुटिवश वन के स्थान पर ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो गलत है। अगर वन के साथ इसका प्रयोग मिले, ही का, हिज का, हिम का, हिमसेल्फ का, तो वो गलत है। वन के साथ वंस का या वन सेल्फ का प्रयोग होगा। जैसे दिया है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन प्रत्येक को अपनी ड्यूटी स्वयं करनी चाहिए, ठीक है। तो एक के साथ स्वयं के लिए वंस का प्रयोग किया, ये बात ठीक है। यहाँ दे देता ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, तो गलत था, ठीक है। आगे हम बात करें, इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जैसा दिया है वैसा ही हम कर रहे हैं। रूल नंबर 5 की यदि हम बात करें तो 5 में क्या कहा, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इसमें कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ईच, यानी जो बांटने वाले होते हैं, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, नाइदर हो गया और आइदर हो गया, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी नो वन, नोबडी, एनीवन या एनीबडी या समवन या समबॉडी के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, यानी मैस्कुलाइन जेंडर, यानी ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। जरा समझ लीजिए इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिए। कुल मिलाकर के ये कहा गया है, अगर आपको ये दे दे, ईच, एवरीवन, नाइदर और आइदर, और इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीवन, समवन, समबडी, ये दे दे, तो इसके लिए हमें क्या प्रयोग करना है, इनके लिए हमें जो है थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, और वो भी मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग में। तो उसमें क्या, जैसे ही, इज, हिम आता है, इस तरह से। जैसे देखो, एवरीवन डू, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो देखिए एवरीवन दे दिया, एवरीवन के साथ अपने के लिए क्या दे दिया, हिज दे दिया, एवरीवन दे दिया, देम दे दिया, शुड बी हिज मैटर। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो रूल को दोबारा पढ़ लो, आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो आगे क्या दिया है, देखो नोट करके एक बात समझाइए, और वो बात ये है कि आपको भी समझनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें, यहाँ पर कहा है, यदि स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा हो कि वाक्य फेमिनाइन जेंडर का है, यानी स्त्रीलिंग बात की कही गई है उसमें, तो हर और हिमसेल्फ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो, एवरी वन फॉर सिस्टर, अब सिस्टर मतलब लड़की हो गई, स्त्रीलिंग हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो है इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनका, ठीक है। तो ये दिया है ना, एवरीवन फोर सिस्टर आर गोइंग अवॉर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमसे कि ईच या एवरी, इन दो की बात कर रहे हैं, ईच या एवरी के साथ सदैव सिंगुलर प्रोनाउन, यानी जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं का प्रयोग होता है, ठीक है। रूल नंबर 5 के उदाहरण 2 में देम के साथ भी हिच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना,
ये जो ईच आता है, एवरी आता है, ये प्रतिलेख एक के लिए आता है। हिंदी में इसको प्रत्येक बोलते हैं। प्रत्येक का मतलब एक, मतलब एक वचन, तो एक वचन के साथ सिंगुलर के लिए ये प्रयुक्त तो होता है। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में हमसे क्या कहा है प्रोनाउन के, इसमें पूछ रहा है जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन हो, मतलब सिंगुलर संज्ञा हो, एक वचन संज्ञा हो और एंड से जुड़ी हुई हो, तो नाउन में से एक व्यक्ति का बोध होता है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखो, द प्रोफेसर, यानी जो प्रोफेसर होता है, एंड द फिलोसफर, ठीक है, यानी द प्रोफेसर एंड द फिलोसफर, यानी कहने का मतलब ये एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं, तो एक वचन की वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए हैज एक वचन है, यहाँ पर अगर हैव दे देता तो वो बात गलत हो जाती। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे यदि हम बात करें, आगे ये देखिए, ये दिए लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पढ़ कर देख लेना क्या कहा है कि द प्रोफेसर द फिलोसफर, तब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और आर्टिकल दा का प्रयोग होना मतलब कोई एक वस्तु है, सिंगल को दर्शा रहा है। रूल नंबर 7 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। रूल नंबर 7 में कह रखा है रेफ्लेक्सिव यानी सेल्फ प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हिमसेल्फ हो, माई सेल्फ हो या हर सेल्फ हो। हिमसेल्फ लड़के के लिए, माई सेल्फ स्वयं के लिए, हर सेल्फ लड़की का प्रयोग यानी सब्जेक्ट की भांति नहीं करना चाहिए। जैसे कह दूं मैं माई सेल्फ विल गो, तो ये बात गलत है, मैं स्वयं जाऊंगा। और यदि मैं कह दूं आई विल गो माई सेल्फ, तो ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो माई सेल्फ दिया है, ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया, लेकिन किसके साथ दिया है ये बात का पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होगा, ये बात ठीक है। कैसे और समझ लीजिए, यहाँ पर नोट करके समझाया है, किस तरीके से समझाया इसको ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लगता है, जैसे ये हो गए अब्सेंट हो गया, एड्रेस हो गया और एविल हो गया। ठीक है, जैसे राम अब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, वह राम अपनी कक्षा से स्वयं अब्सेंट यानी अनुपस्थित हुआ है। तो ये जो उपरोक्त वाक्य दिया है, इसमें हिमसेल्फ का प्रयोग ना होकर होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इस समय ये वाक्य शुद्ध है, अगर हिमसेल्फ का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला रूल नंबर 8 हमसे क्या कह रखा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और रूल को हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए रूल नंबर 8 में क्या कहा है, इसमें कह रहा है जब किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन यानी सच का प्रयोग हो तो उसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो, ठीक है, तो उसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज नॉट सच, ये दे दिया सच, अब इसके बाद कोई वो आएगा प्रोनाउन या नाउन, तो उससे पहले एज का प्रयोग ये दे रखा है, राम इज नॉट सच ए गुड मैन एज श्याम। ठीक है, यानी श्याम से, श्याम के जैसा नहीं है अच्छा आदमी कौन, राम। रूल नंबर 9 में कहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से किस तरह से एरर बनती है इसको हम देखते हैं, जरा ध्यान दें। इधर क्या कहा है, इसमें इसमें कहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हु हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, बाई होम हो गया और दैट हो गया, का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से होता है। मतलब ये जो है ना हु, विच, हुज, बाई होम, दैट, इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। प्रोनाउन वाक्य के दो हिस्से यानी क्लाउज को जोड़ देते हैं, कौन, ये ही, यानी ये जो प्रोनाउन होते हैं कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वाक्य के जो दो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम ये करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दे दिया है द पेन दैट, ठीक है ना, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन,
यानी वह पेन जो टेबल पर रखा है वह मेरा है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। और यदि हम बात करें द पेन विच आई बोथ इज गुड, यानी जो पेन मैंने खरीदा वो बहुत अच्छा है यानी गुड है। तो यहाँ पर विच का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो दोबारा आप थ्योरी को पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी। टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश की यदि हम बात करेंगे तो उसको समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। आगे क्या कहा है कि हु और बाई होम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए, और यानी हु और बाई होम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता। और वहीं हम बात करें विच, WHICH विच का प्रयोग निर्जीव संज्ञा के लिए, मतलब निर्जीव वह होती है जो इंसान बनाता है, सजीव वह होती है जिसे ऊपर वाले ने यानी ईश्वर ने बनाया है। तो निर्जीव के लिए होता है। दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए होता है। मतलब ये जो दैट है इसका प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। और आगे हम बात कर रहे हैं ये जो हुज है, हुज का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए प्राणीवाचक संज्ञा हेतु किया जाता है। और ऑफ विच के प्रयोग की यदि हम बात करें, ऑफ विच का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए निर्जीव वस्तुओं के साथ किया जाता है। बड़ा ही अच्छा और कमाल का इम्पोर्टेंस रूल है भैया, दोबारा रीड कीजिए सर, वीडियो को रोको, रोकने के बाद दोबारा पढ़ो, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आगे हम देखें नोट करके एक बात हमें समझा रखिए, क्या समझा रखिए जरा ध्यान दीजिए। कुछ वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन का लोप हो जाता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं छिपे हुए होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, यह वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वहां पर दैट लगा हुआ था और यहाँ पर अगर मैं दैट नहीं लगाऊं तो ये वाक्य भी आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध था, शुद्ध है। दिस इज द पेन, पहले क्या था? दिस इज द पेन, दैट लगा हुआ था, अब मैंने दैट हटा दिया है और दैट की जगह क्या लगा दिया है? कोमा, तो ये बात भी ठीक है। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की यदि हम बात करें, मतलब जिनसे प्रश्न पूछा या किया जाता है, जैसे हु हो गया, वाई होम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया और वाट हो गया। तो इनके बारे में समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वाट का प्रयोग किसी व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें ये भाट का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय जानने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर फादर, यानी तुम्हारे पिताजी क्या है या क्या करते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं जैसे भाट की हम बात करें तो भाट का प्रयोग निर्जीव संज्ञा के लिए भी किया जाता है। जैसे व्हाट इज हेयर, ठीक है ना, भाट माने क्या, इज माने है, हेयर माने यहाँ, या व्हाट इज कौन, ठीक है ना, यहाँ से कौन जा चुका है। तो सजीव के लिए भी होता है, निर्जीव के लिए भी होता है, और किसी व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय जानने के लिए भाट का प्रयोग होता है। और यदि हम बात करें विच की, तो विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के चुनाव के संबंध में होता है। मतलब ये याद रखना, ये जो विच है इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जो इंसान द्वारा बनाई जाती हैं, जो ईश्वर ने नहीं बनाई है ना। जैसे हम देख लेते हैं आगे क्या दिया, विच इज योर बुक, ठीक है ना, विच इज योर बुक। तो देखिए बुक निर्जीव है, विच का प्रयोग दिया है। विच रूम डू यू लाइक, कौन सा रूम, कमरा तुम पसंद करते हो, तो कमरा निर्जीव है, विच का दिया। अगर है हु की बात करें तो वो गलत हो जाएगी। आगे क्वेश्चन, अगले जो रूल नंबर 3 है, मतलब सी है, इनका प्रयोग देख रहे हैं हम। तो इसमें क्या कहा है, हु, वाई होम या हुज का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है। मतलब जो हु है, वाई होम है, जो हुज है, इसका प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है, मतलब जिनमें जान होती है, जो जीवित होती है। अंतर यह है, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, बाई होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, और हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। ठीक है, दोबारा पढ़ो तो रूल को समझ में आ जाएगा। हर टीचर इस तरह से आपको हिंदी में नहीं बताएगा। आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ लीजिए, किसी भी चैनल पे पढ़ लीजिए,
सब इंग्लिश टू इंग्लिश बताएंगे और इस तरह से हिंदी थ्योरी में लिख करके आपको कोई नहीं बताने वाला। अभी आप वीडियो देखिए, समझ में आएगा। आगे पूरा प्रोनाउन खत्म करेंगे, बस 15 मिनट और लग जाओ, 15 मिनट में पूरा प्रोनाउन खत्म है, ठीक है। जैसे देखो, हम बात कर रहे हैं हु का प्रयोग नॉमिनेटिव के लिए। हु इज ही, यह कौन है, पता लगाने के लिए। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, ठीक है। तो हुज का प्रयोग किसके लिए कर दिया हमने, हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस के लिए। और वाई होम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वाई होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी वाई होम हैव यू इनवाइट, तुमने किसे इनवाइट किया है। आगे हम बात कर रहे हैं डी पार्ट में क्या कहा हमसे, ये कह रखा है डी पार्ट में कि जो आपका विच है और वाट है, विच और वाट से क्रिया यानी वर्ब के संबंध में किए जाने वाले प्रश्न के अंत में प्रीपोजिशन अवश्य आता है। देखो, यानी अगर हम विच से कोई प्रश्न करेंगे, वाट से कोई प्रश्न करेंगे, तो वर्ब के अंत में आपका प्रेपोजिशन शब्द जरूर आएगा। जैसे वाट आर यू लुकिंग एट, तो ये जो है एट क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अगर हम एट का प्रयोग नहीं लगाएंगे तो वाक्य तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम क्या, कि विच कलर आर यू लुकिंग फॉर, तो ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, कौन सा कलर तुम देख रहे हो। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 में क्या कहा है, जरा ध्यान पूर्वक इसको भी समझ लीजिए। इसमें कहा है, क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है, हमसे पूछा है कि रूल नंबर 11 में शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से वर्ब यानी टू बी यानी इज, बाज, आर, एम आदि के आने के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में ही रहता है। जैसे ध्यान दो, इट इज ही, दिस इज सी, ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। यदि आपका इज आ जा, बाज आ जा, भर आ जा, या आर आ जा, एम आ जा इसके बाद, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, देखो नहीं आया समझ लो, समझ लो, यहाँ पर इट इज हिम या दिस इज हर लिखना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वैसे वर्तमान समय इट इज मी ये सही है, दिस इज हर ये भी ठीक है, इसका प्रचलन है वर्तमान समय में, ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन अशुद्ध है वर्तमान समय में, ये है ना इट इज ही, तो इट इज मी हो जाएगा, ये बात है, ठीक है, ये प्रचलन में चल रही है। आगे हम बात कर रहे हैं, क्या नोट करके हमें कुछ समझा रखा, क्या समझा रखा जरा समझ लीजिए आप भी इसको। क्या कह रखा है इन्होंने, जब वाक्य में हु या विच के साथ दो क्लाउज जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस के रूप में रहना चाहिए। जैसे देखो, इट इज ही हु हेल्प्ड मी, यह वही है जिसने मेरी सहायता की, तो यहाँ ही के स्थान पर हिम का प्रयोग अशुद्ध है। ही के स्थान पर अगर हिम दे दो तो वो गलत हो जाएगा। वाक्य द्वारा पढ़ लो, आपकी समझ में आ जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 12 की, तो इसमें कहा है इट एंड दिस, यानी इट और दिस के प्रयोग की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, वाक्य में समय हो, दूरी हो, ऋतु हो, मौसम हो, प्राकृतिक घटना हो का बोध करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यानी अगर किसी वाक्य में समय की बात कर रहा है, दूरी की बात कर रहा है, कोई ऋतु की, मौसम की या प्राकृतिक घटना की बात कर रहा है, तो हम इट का प्रयोग करते हैं, कर्ता के रूप में करते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट का प्रयोग हो गया। इट इज 8 o'clock यानी समय बता रहा है, तो इट का प्रयोग हो गया। इट इज इवनिंग यानी शाम हो गई है, तो शाम हो गई है, यानी मौसम की बात कर रहा है, तो क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के रूप में इट इज। इट इज कोल्ड यानी प्राकृतिक चीज है, क्या है, क्या ठंड है, तो इट का प्रयोग कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। इट हंड्रेड्स यानी संख्या बता रहा है, तो यहाँ पर 100 के साथ इट का प्रयोग संख्या के रूप में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमसे क्या कह रखा है, बी पार्ट में इसके ये कह रखा है हमसे कि इनफाइनेटिव, ठीक है ना,
इनफाइनेटिव जीरंड क्लाउज, ठीक है, के रूप में इट का प्रयोग होता है। जैसे देखो, जी इनफाइनेटिव का मतलब क्या है कि इट और टू से, यानी ये जो करता है इसमें कौन हो गया, इट हो गया, इट इज इजी टू से यानी इनफाइनेटिव केस हो गया। और यदि जेरंड की हम बात करें तो इट इज रैनिंग, ठीक है, तो इट इज नो यूज रैनिंग जेरंड, ठीक है। आगे हम बात करें तीसरा वाक्य भी आप पढ़ लीजिए। सी में क्या कहा हमसे, हमसे सी में कहा है इसने क्या, वाक्य में कथन पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग किया था। यानी किसी वाक्य में किसी कथन पर हम जोर देंगे तो सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इट इज आई हु हेल्प यू, इट माने यह है, इज माने है, यह है, आई माने मैंने, हु माने जो है जिसकी, हेल्प यू जिसकी सहायता तुम्हारे द्वारा की गई थी। तो कथन पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आगे यदि हम बात करें किसी वस्तु का नाम हो, पहचान हो, समीपता हो, यानी नेबर्स यानी निकटवर्ती का बोध कराने के लिए दिस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, दिस इज ए बुक, अब बुक है, निर्जीव है, और उसको बताने के लिए दिस का प्रयोग किया है, पास के लिए किया है। दिस इज माई क्लोथ, यह मेरे कपड़े हैं, तो दूरी बताने के लिए पास के लिए दिस का प्रयोग किया गया है। आगे यदि हम बात करें तो एक और वाक्य ले लीजिए, इसमें कहा है दिस इज ऑल रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, यह ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, तो नज़दीकी के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। आगे यदि हम बात करें रूल नंबर 13 में क्या कहा है, जरा ध्यान पूर्वक इसको भी देख लीजिए। इसमें कहा है, क्या कहा है कि प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन, मतलब हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे कैसे, थर्ड पर्सन के साथ, ये हमें बताया गया। क्या, नंबर 1, यदि वाक्य में तीनों पर्सन हो, यानी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, है ना, तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आए तो उनके लिए एक कॉमन पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिए, इधर ये दिया है, देखो, यू हो गया सेकंड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, और ही हो गया आपका थर्ड पर्सन, यानी यू, ही एंड आई आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, इन तीनों पर्सन्स की यदि हम बात करें तो इनमें जो है हम एंड का प्रयोग तो ये कर दिया है, तीनों पर्सन का ये कर दिया है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बना देते हैं। मतलब ये यू है, यू का क्या हो जाएगा, ठीक है, यू, यू और ही और आई, इस आई को हम बहुवचन मानते हैं, इसका आ गया अवर, ठीक है। देखो, उपरोक्त वाक्य में तीनों पर्सन है, यानी यू है, ही है, आई है के लिए कॉमन पर्सन अवर का प्रयोग किया है। लिख रखा है स्पष्ट, कुछ भी आपको अलग से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को रोको, स्टॉप करो और अपना नोट्स बना लो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बी में क्या कह रखा हमसे, बी में हमसे ये कहा है कि यदि वाक्य में सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो कॉमन पर्सन यानी सेकंड पर्सन प्लूरल होता है। यानी अगर आपका वाक्य में सेकंड और थर्ड पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और बी ना आए, तो कॉमन प्रोनाउन योर लेते हैं हम, किसका, सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन होता है यू। जैसे देखो, यू शुड ही, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आर डूइंग, अब देखिए ये दिया है ना प्लूरल, यू का योर, तो ये आ गया योर। दोबारा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। आगे चल रहे हैं अगले बात की तरफ। अगली बात हमसे ये कही गई है कि फर्स्ट पर्सन एवं थर्ड पर्सन, इन फर्स्ट एवं थर्ड तथा फर्स्ट एवं सेकंड पर्सन के लिए कॉमन पर्सन थर्ड पर्सन का प्लूरल किया जाता है। जैसे देखो, ये ऊपर वाले वाक्य में समझा रखा है ना। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 14 की।
यानी रूल नंबर जो 14 है उसमें क्या कहा है जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें कहा है हमसे कि जो आपका प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन है, देखो जब वाक्य में तीनों पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो उनका क्रम इस प्रकार आता है, यानी 231। देखो अगर तीनों पर्सन का वाक्य में प्रयोग करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो क्रम से उनका प्रयोग ये होता है, यानी 231। पहले सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। फिर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, सी, इट। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई। देख लो यूज कर रखा है, यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर इनको मैं ऐसे लिख दूं आई, यू एंड ही, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, प्रोनाउन का क्रम गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहा है, अपराध स्वीकार करते समय पहले यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो पहले फर्स्ट पर्सन का यूज होता है, बाद में सेकंड हो या थर्ड हो उसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखो आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन दे दिया शुरू में, आई एंड यू आर गिल्टी। ठीक है ना, हम दोनों सही नहीं है। गिल्टी माने क्या होता है भैया, गंदा भी होता है, यानी अपराधी भी होता है। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 15 की। 15 में क्या कहा है, ये प्रोनाउन का लास्ट रूल है, समझ लीजिए इसको बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं तो कहता हूँ नोट्स बना लो इसका, कहीं भी आपको इस तरह से हिंदी वर्जन में नहीं मिलेगा जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये कह रहा है प्रोनाउंस एंड देयर केस। क्या, प्रोनाउन के साथ हम देयर को कैसे यूज करेंगे। प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो इसे नॉमिनेटिव केस में रहना चाहिए। यदि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। अधिकार यानी क्वेश्चन का बोध कराने के लिए प्रोनाउन में पॉजिटिव केस रहना चाहिए। जैसे देखो इट इज बिटवीन हिम एंड आई, यानी इट दे दिया, बिटवीन हिम थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन दे दिया है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो रूल को दोबारा पढ़ लो, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो जरा यहाँ देख लो क्या उन्होंने कहा। यहाँ बिटवीन एक प्रोपोजिशन है, ठीक है, बिटवीन प्रोपोजिशन है जो दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज को बांटने के लिए आया है। प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव वर्ब में रहता है। इट इज बिटवीन हिम एंड आई लिखना अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा इट इज बिटवीन हिम एंड मी। देखो जब ये हिम है तो हिम के साथ मी आएगा, अगर यहाँ आई है तो आई के साथ यही होना चाहिए था, यानी दोनों फर्स्ट पर्सन होते। लेकिन पहला फर्स्ट पर्सन नहीं दे करके थर्ड पर्सन दे दिया, और दूसरा क्या दे दिया आपका, फर्स्ट पर्सन। तो ये बात गलत थी। अब यदि हम बात करें तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है, इट इज, ये हिम है तो आई का भी वही आएगा क्या, मी। ठीक है दोस्तों, ये था आपका चैप्टर नंबर प्रोनाउन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना नोट्स बना लें और शेयर ज़रूर कर देना क्लास को। कल हम बात करेंगे, और वो बात रहेगी हमारी अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है हमारा एडजेक्टिव। तो थैंक यू, धन्यवाद।